नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका में हम जनपथ जो साहित्यिक मासिक पत्रिका है, उस पत्रिका में जो संपादकीय छप कर आया है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह संपादकीय जनपथ के जून जुलाई 2011 के अंक में प्रकाशित हुआ है और उस संपादकीय पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जो है आपको इस जनपथ पत्रिका का मुखपृष्ठ दिखाई दे रहा है। यह जनपथ पत्रिका शोषित समाज के विषयों को लेकर समर्पित है और यही कारण है कि यहाँ पर दो मजदूरनी यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। यह जो अंक है, यह अंक हिमाचल की समकालीन रचनाशीलता इस विषय पर लिखा केंद्रित यह विशेषांक है, संपादित यह विशेषांक है, जहाँ हिमालय की गोदी में बसने वाले हिमाचल की जो भौगोलिक दृष्टि से जो 3 हिस्से किए गए हैं, वहाँ पर जो साहित्य लेखन होता है उस साहित्य पर यह अंक जो है केंद्रित हैं। उस वहाँ के लेखकों की रचनाओं को इस अंक में समाविष्ट किया गया है। इसके कारण हिमाचल की समकालीनता की रचनाशीलता यह इस अंक का केंद्रीय विषय रहा है। आप देख रहे हैं कि दूसरे पृष्ठ पर हिमाचल की एक दृश्य जो है, हिमालय का एक दृश्य यहाँ पर दिया गया है। इस संपादक का जो है, इस पत्रिका का यह अंक अतिथि संपादक द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिनका नाम है राजकुमार राकेश जी। और यह संपूर्ण हिमालय को दर्शाने वाला यह मुखपृष्ठ है। और इसके मुख्य संपादक आप यहाँ देख रहे होंगे, अनंत कुमार सिंह जी हैं इस जनपथ पत्रिका के संपादक। लेकिन यह जो अंक निकाला गया है, यह अतिथि संपादक द्वारा निकाला गया है। यह बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। यह अंक जून जुलाई 2011 का ये संयुक्त अंक है, 2 महीनों का एक साथ निकाला हुआ यह अंक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यह संपादकीय का प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संपादकीय पृष्ठ को जनपथ इस पत्रिका के संपादकीय पृष्ठ को पहली हराई नाम दिया गया है। मतलब पहली बात जो है यहाँ पर कही गई है। संपादकीय का शीर्षक है कुछ और सामान की तलाश। और ये जो कुछ और सामान की तलाश जो शीर्षक है, यह शीर्षक असद जैदी द्वारा लिखी हुई जो 1857 सामान की तलाश, ये जो कविता है, उस कविता से लिया गया यह शीर्षक है। प्रारंभ में ही जो है, ये संपादकीय लिखने की एक नई पद्धति है कि प्रारंभ में ही किसी कवि की काव्य पंक्तियाँ या किसी शेर की 2 पंक्तियाँ या शेर जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो है, लड़ाइयाँ अधूरी रह जाती हैं अक्सर बाद में पूरा होने के लिए, किसी और युग में किन्हीं और हथियारों से। कई दफे तो वे मैले कुचैले मुर्दे ही उठकर लड़ने लगते हैं फिर से, जीवितों को ललकारते हुए जो उनसे भी ज़्यादा मृत हैं। इस तरह की असद जैदी जो प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी के, उनकी जो 1857 सामान की तलाश, ये जो कविता है, उस कविता की पंक्तियाँ प्रारंभ में दी हैं कि लड़ाइयाँ हर बार जो है अधूरी रह जाती है भविष्य में लड़ने के लिए, भविष्य में आने वाले नए हथियारों से लड़ने के लिए। और ये 1857 का जो स्वतंत्रता समर, या जिसे आप गदर कहते हैं, या जिसे मराठी में उठाव कहा जाता है, उसको लेकर लिखी हुई यह कविता है। और उस कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर संपादकीय के प्रारंभ में दी गई है। संपादकीय 2 पृष्ठों में है और पहले पृष्ठ पर ये चित्र आप देख रहे हैं कि ये एक पहाड़ी बालक जो है नज़र आ रहा है। ये पहाड़ी प्रदेशों पर
केंद्रित विशेषांक हैं। और ये जो पहाड़ी बालक है, आप ने देखा होगा कि अपना अपना भाग्य नाम की एक जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है, और ये चित्र देखकर जो है अपना अपना भाग्य उस कहानी के उस बालक की याद आती है, जो पहाड़ी प्रदेशों का बालक है और भूख के कारण परिवार में गुजारा नहीं होता है, और यही कारण है कि वह परिवार छोड़कर शहर में चला आता है। तो जैनेन्द्र कुमार की वह जो कहानी है, वह कहानी भी पहाड़ी प्रदेशों की जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उसे व्यक्त करने वाली कहानी है। और बीचों बीच जो है यहाँ पर संपादकीय के बीचों बीच यह चित्र दिया है, जो काफ़ी जो है आकर्षक बन पड़ा है। ये पहला पृष्ठ है संपादकीय का, और ये दूसरा पृष्ठ है। इस दूसरे पृष्ठ में भी संपादक ने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस जो कुछ और सामान की तलाश, ये जो संपादकीय है, उस संपादकीय की चर्चा करते हैं, उसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। जनपद पत्रिका को एक विशेषण जुड़ा हुआ है, समय चेतना का मासिक साहित्यिक आयोजन। समय चेतना का मासिक साहित्यिक आयोजन, इसका अर्थ हुआ कि जनपद पत्रिका जो है वह अपने समय, समाज के प्रति एक चेतनता रखने वाली, समाज के प्रति, समय के प्रति संवेदनशील रहने वाली मासिक पत्रिका है, और वह एक साहित्यिक पत्रिका है। ये जो अंक प्रकाशित हुआ है वह जून जुलाई 2011 में जो है अंक प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर जो है आप कुछ थोड़ा सा गलत देख रहे हैं कि जून जुलाई 2011 का यह अंक है। इसके जो संपादक हैं वह अनंत कुमार सिंह जी है, और यह जो अंक प्रकाशित हुआ है, यह अंक अतिथि संपादक राजकुमार राकेश जी द्वारा संपादित है। इस संपादकीय पृष्ठ को जैसे पहले ऊपर ही मैंने बताया, पहली हराई नाम दिया गया है, और यह एक विशेषांक है, और इस विशेषांक का भी एक शीर्षक निर्धारित किया गया है। अक्सर विशेषांक का शीर्षक निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है, एक थीम वहाँ पर देनी जरूरी होती है। इससे पहले हमने देखा कि ये जो सामयिक सरस्वती पत्रिका थी, उस सामयिक सरस्वती पत्रिका का जो अंक था वह थर्ड जेंडर पर था, और नीचे जो है वहाँ पर भी मैंने आपको मुख्य पृष्ठ के जरिए ये बात दिखाई थी कि विशेषांक का शीर्षक देना आवश्यक होता है। तो ये हिमाचल की जो समकालीन रचनाशीलता है वह इस विशेषांक का शीर्षक है। तो चलिए अब एक एक करके हम इस संपादकीय की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत अंक जो है वह जून जुलाई 2011 का संयुक्त अंक है। ये मासिक पत्रिका है, और मासिक पत्रिका मतलब हर महीने प्रकाशित होने वाली पत्रिका। तो यहाँ पर जून और जुलाई ये 2 महीने दिए हैं, मतलब 2 महीनों का यह संयुक्त अंक है। 2 महीनों का मिलाकर यह अंक प्रकाशित है। जनपद पत्रिका जो है वह प्रगतिशील विचारों के प्रति समर्पित मासिक पत्रिका है। तीसरी विशेषता, जनपद पत्रिका के लिए समय चेतना का मासिक साहित्यिक आयोजन विशेषण जुड़ा हुआ है, जो अपने समय तथा समाज के प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त करता है। तो ये इसकी एक विशेषता हम कह सकते हैं। इस पर भी हमने चर्चा की है। इस पत्रिका के संपादक अनंत कुमार सिंह जी हैं, परंतु यह एक अंक अतिथि संपादक राजकुमार राकेश जी द्वारा संपादित है। कभी कभी किसी अंक का संपादन जो है अतिथि संपादक के द्वारा करवाकर किसी व्यक्ति का विशेष सम्मान किया जाता है, और अनंत कुमार सिंह जी ने इस अंक के प्रकाशन के लिए संपादक के रूप में यह सम्मान राजकुमार राकेश जी को प्रदान किया है। इस पत्रिका का अंक हिमाचल की रचनाशीलता पर केंद्रित विशेषांक है। इस पर भी चर्चा हमने शुरू में ही की है। इस पत्रिका के संपादकीय पृष्ठ पहली हराई शीर्षक दिया गया है, और संपादकीय का शीर्षक है कुछ और सामान की तलाश। इसकी 7वीं विशेषता यह है
कि संपादकीय लेखक ने कुछ और सामान की तलाश, यह पंक्तियां असद जैदी की 1857 सामान की तलाश इस कविता से ली गई है। संपादकीय का प्रारंभ ही असद जैदी की 1857 सामान की तलाश कविता की कुछ पंक्तियों से होता है। इस पर हमने काफ़ी चर्चा जो है शुरू में ही की है। अब इसके बाद हम संपादकीय में जिस विषय का विवेचन किया है उस पर सीधी बात जो है प्रारंभ करते हैं। संपादकीय के पहले परिच्छेद में रचना की परिभाषा तथा उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है। रचना मतलब सृजन, साहित्य सृजन, कविता लिखना, कहानी लिखना, नाटक लिखना, इसे जो है रचना कहा जाता है। तो रचना की परिभाषा क्या है और उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास पहले परिच्छेद में किया गया है। लेखक ने लिखा है कि रचना हमारे छूटे और खोए हुए की तलाश होती है। हम कुछ लिखते समय, जीवन जीते समय हमसे जो छूट जाता है, जो खो जाता है, उसकी तलाश मतलब रचना होती है। ऐसी बात लेखक राजकुमार राकेश जी ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लेखक ने रचना को अन्याय के विरुद्ध लड़ने का जज्बा कहा है। रचना केवल रचना के लिए नहीं होती है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध लड़ने के जज्बा भी जो है, एक जोश भी रचना होती है, ऐसी बात उन्होंने कही है। रचना का निर्माण कौन सी स्थिति में होता है, इस बात का विवेचन करते हुए वह लिखते हैं कि इसका निर्माण लोभ, मोह, अहंकार और दंभ से दूर एकांत में किया जाता है। उसे जीवन के यूटोपिया अर्थात आदर्श की तलाश कहते हुए लेखक ने रचना को हमारे श्रम का निवेश और हमारे स्वप्न घर का निर्माण कहा। रचना क्या होती है, तो एक शब्द आया है यूटोपिया। यूटोपिया एक काल्पनिक प्रांत है जो सबसे आदर्श है, सबसे अच्छा है, ऐसी कल्पना की गई है। तो जीवन के यूटोपिया अर्थात आदर्श की तलाश मतलब ही रचना है, ऐसा लेखक ने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि हमारे श्रम का जो निवेश है, निवेश हिंदी शब्द है, मराठी में इसे गुंतवणूक कहा जाता है। तो हमारे श्रम का जो निवेश है, इस निवेश को उन्होंने रचना कहा है। और हमारे स्वप्न घर का निर्माण मतलब कई बार हम जो स्वप्न देखते हैं वह स्वप्न को व्यक्त करने वाली रचनाएं होती हैं। तो स्वप्न घर का निर्माण मतलब रचना है। इस तरह की बात भी राकेश जी ने कही है। अगली विशेषता है संपादकीय के दूसरे परिच्छेद में वर्तमान भारतीय परिवेश का वर्णन उन्होंने किया है। लेखक ने आज रचनाशीलता किस तरह से संघर्ष कर रही है, इसका यथार्थ वर्णन किया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए लेखक ने कहा है कि लेखक ने रचना को स्वप्न घर का निर्माण कहा है। और आज के परिवेश में यह स्वप्न घर का निर्माण चकाचौंध भरी दुनिया के कारण किस तरह से दुरूह हुआ है और उतना ही जरूरी हुआ है, इसका वर्णन भी उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि अस्थिर अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ता हुआ विकास दर, उछलता हुआ सेंसेक्स, बहुमंजिला इमारतें, जगमगाती मल्टीप्लेक्स की दुनिया, भोगने के लिए ब्रांड दर ब्रांड पहाड़, वैभव विलास में जीवन यापन करने वाला एक वर्ग, अलग अलग प्रकार की कारें, कर्ज के लिए बैंक और निजी कंपनियों की उपलब्धता, जीने के लिए एक आभासी संसार जैसे कि इंटरनेट, चैट, ब्लू, व्हाइट, रेड, षड्यंत्र, हिंसा, नवराष्ट्रवाद का युद्ध उन्माद, ईश्वर को लेकर चलाए जा रहे षड्यंत्र, अमीरी का अहंकार, दंभ, और यह संभव नहीं हुआ तो आत्महत्या, यह आज के युग की सच्चाई है, आज के भारत की सच्चाई है। इस तरह की बात, इस तरह का एक भारतीय परिप्रेक्ष्य को व्यक्त करने वाला यह परिच्छेद है। और ऐसी स्थिति में रचनाकार लिख रहा है और इसी कारण वह कहते हैं कि और ऐसी स्थिति में अपनी रचनाशीलता को बचाए रखना, अपनी रचना का निर्माण करना अत्यंत कठिन काम हो गया है।
कोई भी व्यक्ति इतने सारे मोह के, इतने सारे लोभ के बीच जो है अपनी रचना का निर्माण ठीक से नहीं कर पा रहा है। इस सच्चाई को भी लेखक ने यहाँ रेखांकित किया है और इसीलिए वह कहते हैं कि इसलिए जो है संपादक ने इस कोलाहल से दूर पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में रचना की तलाश के लिए इस अंक का प्रयोजन किया है। मतलब ये शहरों में, महानगरों में मल्टी जो है यह जो शहर आए हैं, वहाँ पर मेट्रो सिटीज जो आई हैं, वहाँ इस तरह के साहित्य का निर्माण असंभव सा हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस कोलाहल से दूर पहाड़ी प्रदेश में जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, उसे व्यक्त करने के लिए, उसे जगह देने के लिए, उसे प्रकाश में लाने के लिए इस अंक का प्रयोजन किया है, यह अंक प्रकाशित किया है। लेखक राजकुमार राकेश जी ने वर्तमान यथार्थ को रेखांकित करते हुए लिखा है कि आर्थिक दृष्टि से आज का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो आदमी है, मतलब समूचे भारत का आदमी दो तरह की जिंदगी जी रहा है। एक तो वह उधार की अमीरी में जी रहा है, अथवा अगर यह अमीरी उसे नहीं मिलती है तो आत्महत्या कर रहा है। तो ये दोनों स्थितियों का वर्णन यहाँ पर संपादकीय में राजकुमार राकेश जी ने किया हुआ हमें दिखाई देता है। अगली जो विशेषता इसमें हमें दिखाई देती है, इसे अलग ढंग से जो है इसी बात को उन्होंने व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि संपादकीय में यह भी लिखा है कि आज हर मनुष्य चकाचौंध की इस दुनिया में अंधा बन गया है। अंधत्व की यह बीमारी संपूर्ण देश में देखी जा सकती है। यह संपूर्ण स्थिति जूजे सरामागो के उपन्यास, जूजे सरामागो एक लेखक है, वह उसने उस उपन्यास लिखे हैं और उसी के नाम से बनी फिल्म ब्लाइंडनेस से में अंकित जैसी है। आज स्थिति कैसी है, तो इस फिल्म में जिस तरह से अंकित है या उपन्यास में जिस तरह से चित्रित है, वैसी स्थिति आज हुई है। इस तरह की बात लेखक ने कही है। लेखक ने यह भी अंकित किया है कि आज लोग आज़ादी और न्याय के लिए जिस गांधी ने संघर्ष किया था उसे भी पूरी तरह से भूल गए। करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं आज बेघर हैं, नंगे हैं और भूखे हैं और उसी अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब यह सच्चाई किसी के द्वारा बताई जाती है तो लोग उसे जो है एक तो ये सच्चाई स्वीकार नहीं करते और उसे फैंटेसी, दिवा स्वप्न जैसे विशेषण जोड़कर जो है उसका उपहास उड़ाते हैं। आज के युग की यह भी एक विशेषता है कि आज के जो है युग की यह एक विशेषता बताई है कि गतिशीलता को देखते हुए लेखक ने इसे मैगी नूडल का फटाफट युग कहा है। मैगी नूडल जिस तरह से फटाक से 2 मिनट में बन जाते हैं, उस तरह का ये मैगी नूडल का फटाफट युग है, ऐसी लेखक ने बात की है। और उन्होंने यह भी लिखा है कि आज अगर कोई भूख उपेक्षित जीवन जी रहा है, वंचना में वंचित होकर जीवन जी रहा है, तो उसकी बात जब कोई करता है तो उसे नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कहा जाता है। ये भी आज के युग की सच्चाई है। लेखक ने इसे आज का हिंदुस्तान कहा है। ये सारी स्थिति कहाँ है, तो आज के हमारे हिंदुस्तान में है, आज के हमारे भारत में है। आज के इस इंडिया अर्थात भारत की सच्चाई को रेखांकित करते हुए लेखक लिखते हैं कि आज स्थिति यह है कि बेटे बाप को और शासक जनता को पहचान नहीं रहा है। शासकों का ये जो रवैया है, उस रवैये को भी लेखक ने इस संपादकीय में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संपादकीय लेखक राजकुमार राकेश जी कहते हैं कि ऐसी विस्मृति की खंदकों में ही स्वप्न घर अर्थात रचनात्मकता का सामान गिर पड़ा है। और ऐसी इन सारी जो है एक तरह की स्थितियों में जो है रचनात्मकता कहीं जो है छिप गई है, ऐसी बात वह कहते हैं। इसी की तलाश में आज का साहित्यकार एकांत में उम्मीद के साथ जूझ रहा है, प्रयास कर रहा है लिखने का। यह सच्चाई भी जो है, इस बात को भी उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। आगे वह कहते हैं
कि लेखक राजकुमार राकेश जी ने इस अंक को लेकर यह आशंका को भी व्यक्त किया है कि ऐसी विषम स्थिति में हिंदी प्रदेश से कटकर केवल हिमाचल प्रदेश के साहित्यकारों को केंद्र में रखकर बहुचर्चित पत्रिका जनपद का विशेषांक प्रकाशित करने का प्रयोजन क्या है? क्या यह स्वतंत्र टापू निर्माण का प्रयास तो नहीं है? मतलब हिमाचल के स्वतंत्र जो है क्षेत्र को एक तरह से यही हिंदी क्षेत्र है, ऐसा करना तो नहीं है? इस तरह की एक आशंका भी उन्होंने व्यक्त की और आगे स्वयं इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। राकेश जी कहते हैं कि निजी तौर पर वे ऐसे प्रयास का विरोध करते हैं, मतलब असहमति जताते हैं कि ऐसा अंक प्रकाशित नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पत्रिका के जो मुख्य संपादक हैं अनंत कुमार सिंह जी द्वारा दिए गए यह तर्क कि इधर अर्थात हिमाचल प्रदेश की रचनात्मक तैयारी को एक शक्ल, एक पहचान में रेखांकित करने का इस एक अवसर है। इस तरह की बात जब अनंत कुमार सिंह जी कहते हैं कि इस साहित्य को एक पहचान देने के लिए इस तरह के अंक की ज़रूरत है, यह बात जब अनंत कुमार सिंह जी कहते हैं तब जो है लेखक ने यह अंक प्रकाशित करने के लिए सहमति जताई। और इसका अर्थ यह कि हिमाचल प्रदेश की जो रचनात्मकता को पहचान दिलाने की दृष्टि से जो है यह अंक बहुत महत्वपूर्ण लगता है। संपादकीय लेखक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केवल हिमाचल प्रदेश में जिन साहित्यकारों का जन्म हुआ है उनकी रचनाओं को ही इसमें समाविष्ट नहीं किया गया है, बल्कि जिन्होंने पहाड़ी या उस प्रदेश के जन और अनुभव पर आधारित साहित्य लेखन जो किया है उनकी रचनाओं को इस अंक में समाविष्ट किया है। वे जन्म के आधार पर इस तरह के विभाजन को अर्थहीन समझते हैं, निरर्थक समझते हैं। अगली इस संपादकीय को पढ़ने के बाद विशेषता यह सामने आती है कि संपादकीय लेखक ने इस प्रदेश की भौगोलिक विशेषता को दर्शाते हुए कहा है कि हिमाचल के शिवालिक, मध्य हिमालय और उच्च हिमालय यह 3 भौगोलिक हिस्से हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से इन तीनों क्षेत्रों में हमें विविधता दिखाई देती है। अगली विशेषता हमें दिखाई देती है कि संपादकीय लेखक ने आगे के कुछ परिच्छेद में प्रस्तुत अंक में समाविष्ट जो आलेख हैं, लेख हैं, कहानी है, कविता है, गजल है, उपन्यासों का अंश है, पुस्तक समीक्षा है आदि का विवेचन किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अंक में तीनों प्रांतों की भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को परिचय देने वाले आलेख समाविष्ट किए हैं। और ये 3 आलेख किसने लिखे हैं? तो शिवालिक प्रदेश पर लिखा हुआ बिरबल शर्मा का आलेख, मध्य हिमालय पर लिखा हुआ सुंदर लोहिया का आलेख और उच्च हिमालय पर लिखा हुआ छोरिंग दोरजे का आलेख यह विशेष उल्लेखनीय लगते हैं, जो वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं। संपादकीय लेखक ने शिवालिक, मध्य और उच्च हिमालय क्षेत्र के साहित्यकारों को भी स्वतंत्र रूप में यहाँ पर नाम निर्देशित किया है। जैसे कि शिवालिक के प्रांत से या शिवालिक क्षेत्र से लिखने वाले साहित्यकार कौन से हैं? तो केशव है, सुशील कुमार फुल्ल है, सुदर्शन वशिष्ठ है। मध्य हिमालय के क्षेत्र से कौन आते हैं? तो तुलसी रमन है, मधुकर भारती है, बद्री सिंह भाटिया है, हरनोट है, मुरारी है, मोहन साहिल है, ओम भारद्वाज है, सुरेश शांडिल्य है। ये मध्य हिमालय के साहित्यकार है और उच्च हिमालय में कोई लिखने वाला नहीं है, एकमात्र साहित्यकार है कवि अजय। इसका भी उल्लेख करना वह नहीं भूले हैं। साथ ही साथ उन्होंने उच्च हिमालय के विविध प्रदेशों के नाम भी यहाँ पर जो है स्पष्ट किए गए हैं, वो आप संपादकीय में पढ़ सकते हैं। संपादकीय में राम सिंह हो, श्रीनिवास श्रीकांत हो, रेखा है, अरुणजीत ठाकुर है, प्रत्युष गुलेरी जी है, जगन सिंह है आदि का उल्लेख करते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया है। लेखक यह लिखना भी नहीं भूले हैं कि रेखा जी जो साहित्यकार है वो कैंसर से जूझ रही थी और उन्होंने जो है
उनके आग्रह पर एक लेख जो है लिख कर दिया था, उस संदर्भ में भी यहाँ उल्लेख उन्होंने किया है। इस संपूर्ण संपादकीय में लगभग 12 कवियों की कविताएं समाविष्ट हैं और 3 कवियों लगभग 3 गज़लें भी वहाँ पर हमें देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलती है। इसका भी उल्लेख करके पाठकों के मन में एक तरह की जिज्ञासा जागृत करने का प्रयास भी संपादकीय लेखक ने किया है। संपादकीय के अंतिम परिच्छेद में लेखक ने खोखले साहित्यकारों पर व्यंग कसा है। जो खोखले साहित्यकार है, जो झूठी बातें साहित्य के माध्यम से फैलाते हैं या बातों की जो है अलग कुतर्क के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, ऐसे साहित्यकारों पर व्यंग्य कसा है और उन्होंने सलाह दी है कि हिमाचल के मनोज रुपड़ा, रवि बुले, नीलाक्षी, कुणाल सिंह, चंदन पांडे, गीत चतुर्वेदी, वंदना राग, गौरव सोलंकी, विमल चंद पांडे जैसे साहित्यकारों को पढ़ना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही है और इन साहित्यकारों की सराहना भी की। अगली विशेषता है कि साथ ही राजकुमार राकेश जी ने जो है पत्रिका के लिए प्राप्त भरसक साहित्य का जिक्र करते हुए अपनी मर्यादा को भी व्यक्त किया है कि हर पत्रिका की अपनी एक मर्यादा होती है, पृष्ठ संख्या सीमित होती है और ऐसी स्थिति में ढेर सारे साहित्यकारों द्वारा जो प्रतिसाद मिला और जो भरसक साहित्य, भरसक मतलब अत्यधिक साहित्य जो उपलब्ध हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने बात की है और यह उम्मीद भी जताई है कि इस विषय पर और एक अंक भी प्रकाशित किया जा सकता है। संपादकीय के अंतिम वाक्य में जो है साहित्यकारों द्वारा रचनाएं प्राप्त, जिन साहित्यकारों द्वारा रचनाएं प्राप्त हुई और जो प्रकाशित नहीं हुई है, उनके लिए उन्होंने यह सूचना भी दी गई है कि साहित्यकार अन्यत्र भी उनकी रचनाएं छपवा सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये सूचना जिनके लेख साहित्य उस अंक में प्रकाशित हुआ है उसके लिए भी यह सूचना जो है लागू होती है। संपादकीय के 2 पृष्ठों का है, संपादकीय जो है 2 पृष्ठों का है, परंतु विषय की आवश्यकता के अनुसार उसका विस्तार हुआ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि संपादकीय अति विस्तृत हुआ है। संपादकीय की जो भाषा है वह अत्यंत सहज है, सरल है और साहित्यिक हिंदी भाषा है। अंग्रेजी शब्दों जैसे इंडिया दैट इज भारत, जो भारतीय संविधान का पहला वाक्य है, उस भारतीय संविधान के पहले वाक्य का प्रयोग भी लेखक ने बिल्कुल जैसे को वैसा किया है जो इस संपादकीय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। संपादकीय के पहले पृष्ठ पर पहाड़ी बालक का चित्र रेखांकित किया है जो जैनेन्द्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य की याद दिलाता है। संपादकीय पठनीय और रोचक बना है, परंतु साहित्यकारों के नामों का उल्लेख देखते हुए उसमें एक तरह की उस रोचकता में जो है बाधा निर्माण होती है, ऐसा लगता है। प्रदेश की भौगोलिक और ऐतिहासिक जो विशेषताएं हैं उसका उल्लेख भी संपादकीय में जानकारी प्रदान करता है। जैसे हमें ये संपादकीय को पढ़ने के बाद यह जानकारी मिलती है कि 1966 तक हिमाचल का लगभग 60% हिस्सा जो है पंजाब राज्य में समाविष्ट था और 66 के बाद, नवंबर 66 के बाद जो है वह एक स्वतंत्र हिमाचल जो है बना हुआ है, ऐसा भी हमें दिखाई देता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यशपाल, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार इसी प्रदेश के थे, इसका उल्लेख करना भी लेखक जो है नहीं भूला है। और यह अंतिम विशेषता है कि किसी प्रदेश विशेष पर जब संपादकीय लिखते समय या संपादित अंक निकालते समय उस प्रदेश की भौगोलिक ऐतिहासिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना आवश्यक होता है। साथ ही साथ उस अंक की प्रासंगिकता और प्रयोजन को भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है। संपादकीय तथा वह संपूर्ण अंक कहीं भी किसी प्रदेश से रिश्ता तोड़ने का वाला सिद्ध ना हो या समाज में विवाद खड़ा करने वाला ना हो, इसका भी ध्यान संपादकीय को रखना पड़ता है। उस प्रदेश विशेष की सूक्ष्म से सूक्ष्म विशेषताओं को वहाँ के साहित्यकारों को
उस अंक में स्थान मिले, इसका ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। और इन सारी शर्तों पर, इन सारे नियमों पर जो है प्रस्तुत संपादकीय कुछ और सामान की तलाश खरा उतरता है। तो इस संपादकीय पर इतना ही। अगले संपादकीय पर फिर से हम चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।